Hello NDA CDS aspirants. Today we are discuss a very important chapter on your syllabus which comes under the category of acid, base and salt. So this is the specific chapter designed for NDA CDS examinations और यदि आप क्वेश्चंस का वेटेज चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 से लगभग 4 मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी एस्पिरेंट लगभग प्रिपरेशन कर चुके हैं वो फाइनलाइज समराइज एक शॉर्ट एंड क्रक्स वीडियो देख लें तो आपका ये वन शॉट जो है एसिड बेस सॉल्ट का कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो बिना देरी के हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टूडेंट कि जो एसिड, बेस और सॉल्ट जो है ये हैं क्या। तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हैं, एज यू नो दिस पॉइंट वेरी वेल, कि जो मैटर होता है जो पदार्थ होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, स्पेसिफिक दो प्रॉपर्टी। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट? द फर्स्ट वन फिजिकल एंड सेकेंड वन केमिकल। मतलब किसी भी पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्टूडेंट गुण होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो जो एसिड, बेस और सॉल्ट हमारा चैप्टर है ना, ये मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को डील करता है। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर जो हैं कुछ एसिड हो जाते हैं, कुछ बेस हो जाते हैं और कुछ सॉल्ट हो जाते हैं। ऑलरेडी दिस पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, लेकिन एक कंफर्मेशन दे रहा हूँ इस हिसाब से जो एकदम सिंपल चीज़ें हैं है ना, उनको भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको भी चीज़ें एकदम क्लियर रहें, जो वर्ड लिखें एटलीस्ट उनके बारे में तो 100% अवेयर रहें वो स्टूडेंट। तो इसी कैटेगरी में यदि कोई सब्सटेंस या कोई मैटर एसिडिक है या कोई मैटर बेसिक है या कोई मैटर जो है वो सॉल्ट है, सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? क्या किसी तरह की कोई अरेंजमेंट है, क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था है इनको आइडेंटिफाई करने की, इनको पहचानने की? जी हाँ, एसिड, बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में ये 4 टाइप्स के इंडिकेटर हैं। ये 4 तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो सब्सटेंस परफॉर्म किया गया है वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले चलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरफ। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं तो इसी कैटेगरी में, नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आप लोगों ने कभी ना कभी ये चीज़ के बारे में सुना होगा स्टूडेंट, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जिसकी हेल्प से आपने 10th और 12th में कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है इसको आपने आइडेंटिफाई किया होगा। तो जो लिटमस पेपर होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लू लिटमस पेपर, सेकंड होता है रेड लिटमस पेपर, और इन्हीं दो को दरअसल में डिज़ाइन किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। अब आप में से बहुत से एस्पिरेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो मैं एक बार अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जो ये लाइकेन्स हैं ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं
और जो ये लाइकेन है ये एल्गी एंड फंगस के बीच की कनेक्टिव लिंक कंसीडर माने जाते हैं या कनेक्टिव लिंक कहे जाते हैं। तो जो एल्गी हैं और फंगस हैं इन्हीं के बीच की कनेक्टिव लिंक है लाइकेन, और लाइकेन जो हैं ये प्लांट किंगडम में इस ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट, थैलोफाइटा ग्रुप में इनको कंसीडर किया गया है या थैलोफाइटा ग्रुप में इनको रखा गया है। तो दरअसल में थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा जो है स्टूडेंट ये प्लांट किंगडम में सबसे पहला ग्रुप होता है थैलोफाइटा। उसी थैलोफाइटा में लाइकेन्स आते हैं, एल्गी आती है, फंगस आता है, और एल्गी और फंगस के बीच की कनेक्टिव लिंक हम लाइकेन को कहते हैं। इसको आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये चीज़ कि एयर पोल्यूशन को ईजिली आइडेंटिफाई किया जाता है लाइकेन्स के थ्रू, क्योंकि लाइकेन्स उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में ग्रो अप नहीं होते जहां सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज हाई होता है। और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है यही प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में कंसीडर होता है। मतलब जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज रिच होगा, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है ना, जी, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ वगैरह जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हमारा इंदौर ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का जहाँ भी एक्सेस होगा वहाँ पर आपको लाइकेन जो प्लांट हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, और इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन के बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम लाइकेन को कहते हैं, और उसी लाइकेन की हेल्प से हम लिटमस पेपर को भी हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। लिटमस पेपर की 2 वैरायटी हैं। पहला लिटमस पेपर है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा लिटमस पेपर है रेड लिटमस पेपर। अब इसके बारे में ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, और यहाँ साइड में जो चीज़ लिख रहा हूं इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए ये आपको ब्लू लिटमस पेपर दिख रहा है, सही है? तो मैंने यहाँ लिख दिया ये ब्लू, और ये हो गया लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर यदि आप एसिड की एक ड्रॉप डालते हैं, समझ में आ रही है जी? ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर यदि आप एसिड की एक ड्रॉप डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट? रेड हो जाता है। मतलब आपको ये चीज़ एकदम क्लियर रखनी, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट जो है आगे चल के भारी कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ऐसा कोड याद रखना है, BAR। तो ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड का एक ड्रॉप डाला, कलर कौन सा मिल जाएगा आपको? रेड मिल जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर जैसे कि आप इस इमेज को देखिए स्टूडेंट, है ना, तो आप यदि इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो मान लीजिए ये जो दिख रहा है सोल्यूशन एसिड है, जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला तो तत्काल कलर कैसा हो जाएगा इसका? तो तत्काल जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यदि लिटमस पेपर कैसा है स्टूडेंट? रेड लिटमस पेपर है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्टूडेंट कि रेड लिटमस पेपर है। और यदि उसमें आप बेस की एक ड्रॉप डाल रहे हैं, बेस की एक ड्रॉप आप यहां डाल रहे हैं, तो फिर जो कलर है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? वो कलर हो जाएगा ब्लू। तो आपको ऐसे याद रखना है। इस कोड को याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे स्टूडेंट? इस कोड को याद रखने के लिए रेड लिटमस पेपर है, बी जो है वो बेस है, और कलर आ रहा है ब्लू, RBB। और यहाँ क्या याद रखना है स्टूडेंट? BAR। याद रहेगा ये चीज़? तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, तो पहला जो है ये बड़ा कॉमन है, ये आपसे बनता होगा। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्मरिक। टर्मरिक भी दरअसल में एक प्लांट है जिसको हम हिंदी कहते हैं, और हिंदी में हम हल्दी कहते हैं। और टर्मरिक जिसको आप हल्दी कहते हैं, असल मायने में जो हल्दी है वो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, अंडरग्राउंड स्टीम है दरअसल में। कौन? टर्मरिक। जिंजर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, है ना? अच्छा, और इसमें राइजोम्स जो होते हैं इसमें कंसीडर करते हैं हम किसको? टर्मरिक को।
तो टर्मरिक जो है वो दरअसल में अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम्स हैं, और यही टर्मरिक जो है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाली होती है। तो यदि कभी आपको वाउंड हील हो जाए, कभी कट हो जाए, है ना, तो आपने देखा होगा कि उस जगह पर वाउंड पर अप्लाई की जाती है टर्मरिक या हल्दी को। क्यों? बिकॉज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो पैथोजेंस होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, और लिटिल बिट पैथोजन जो होते हैं उनको किल करने में भी हेल्प करती है। तो अब वही टर्मरिक, वही हल्दी जो है वो जनरली कैसे कलर की होती है? येलो कलर की होती है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखो स्टूडेंट, आपको एकदम क्लियर होगा। ये जो येलो कलर की चीज़ दिख रही है, मान लीजिए कि ये जो येलो कलर की चीज़ है ये लेमन है। लेमन का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, मतलब एसिड है। मतलब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसको हम बीकर बोल देते हैं कि बीकर में जो येलो कलर की चीज़ है ये दरअसल में लेमन है, मतलब एसिड है। तो ये देखिए, ये एसिड मतलब ये चीज़। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें एकदम क्लियर करता चलूँगा। तो ये जो बीकर आप देख रहे हैं इसमें एसिड फिलअप है। अब इसके बाद आपने क्या किया कि आपने ये जो ड्रॉपर देख रहे हैं उसके अंदर टर्मरिक भरा हुआ है। ठीक है, और आपने क्या किया? प्रेस किया ड्रॉपर को। तो ड्रॉपर को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो टर्मरिक है वो एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा। अब सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, जब भी एसिड में टर्मरिक की ड्रॉप आप डालेंगे तो एसिड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एसिड का जो कलर है वही कलर रहेगा। मतलब टर्मरिक जो है वो कलरलेस रहता है यदि एसिडिक सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाता है। तो जनरली जिस कलर का एसिड है, आपने एक ड्रॉप डाली टर्मरिक की, तो एसिड है डजंट चेंज। एसिड डजंट चेंज का मतलब है कि एसिड येलो कलर का था तो वो येलो कलर का ही रहेगा, है ना। मतलब कैसा रहेगा स्टूडेंट? कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब कलरलेस। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो बीकर देख रहे हैं इसमें बेस है, कोई भी बेस है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। आपने ड्रॉपर की हेल्प से टर्मरिक को डाला, तो मैं यहाँ पर भी उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ कि इस बार बीकर में बेस है। आपने क्या किया? टर्मरिक की ड्रॉप डाली। तो जैसे टर्मरिक की आप ड्रॉप डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो कलर होता है वो वर्मलिन हो जाता है, मतलब सिंदूर के जैसा हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि टर्न रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन का मतलब ही होता है स्टूडेंट वर्मलिन विथ बेस। तो जो टर्मरिक है वो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप डिप करते हैं तो फिर वो कलर चेंज नहीं हो, मतलब डू नॉट कलर चेंज, मतलब जिस कलर का एसिड है उसी कलर का एसिड रहेगा। और यदि आप बेस में डालते हैं टर्मरिक को तो फिर आप खुद अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन को ही कहते हैं वर्मेलिन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मतलब जो टर्मरिक है वो भी नेचर का गिफ्ट है, और उससे हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर पाए। और लाइकीन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है, और जो लाइकीन होता है वो भी नेचर का ही गिफ्ट है क्योंकि प्लांट है एक तरह का। तो हम लाइकीन से भी एसिड और बेस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट मूविंग सेगमेंट की तरफ। ऐसे इंडिकेटर जिसको ह्यूमन ने लेबोरेटरी में डिजाइन किया है इसको कहते हैं मैन मेड इंडिकेटर। मतलब सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, और इंडिकेटर का मतलब होता है टू फाइंड आउट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यदि हम मैन मेड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड इंडिकेटर हैं इसमें दो कैटेगरी हैं स्टूडेंट। सबसे पहली है मिथाइल ऑरेंज और दूसरी है फिनोप्थिलिन। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको समझिएगा। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे एक बीकर दिख रहा है,
इस बीकर में मान लीजिए कोई एसिड सब्सटेंस है, ठीक है, एसिड सब्सटेंस है तो कैसा कलर है स्टूडेंट, आप अच्छे से देख लीजिए, रेड कलर है, मतलब जो एसिड हमने लिया है वो रेड कलर का है। अब जैसे ही हम एक ड्रॉप डालते हैं, ये ड्रॉपर जो देख रहे हैं इसमें मिथाइल ऑरेंज, तो जैसे ही आपने मिथाइल ऑरेंज को किस में डाला है स्टूडेंट, एसिड में डाला है, तो तत्काल मिथाइल ऑरेंज की वजह से या मिथाइल ऑरेंज के कारण ही जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, याद रहेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, यहाँ ऑरेंज का मतलब रेड भी हो सकता है। अब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, यदि हमारे पास में कोई एसिड है, एसिड के ऊपर यदि आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं, है ना, तो ये जो चीज़ है ये है मिथाइल ऑरेंज, जो कि इंडिकेटर है एम फॉर मिथाइल, ओ फॉर ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर आपने डाला, तो आप खुद देख लीजिए कैसा कलर हो जाएगा, जो कलर है वो हो जाएगा रेड। ये चीज़ ये हो गई सबसे पहली चीज़, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसी चीज़ को आगे आप बेस में देख लीजिए, जैसे कि आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये बेस दिख रहा है, कलर कैसा दिख रहा है बेस का, अच्छे से देख लीजिए। अब आपने क्या किया कि एक ड्रॉप आपने मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डाला, तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन आप किस में डाल रहे हो, बेस में डाल रहे हो, तो बेस जिस कलर का था मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पड़ने के बाद भी द कलर विल बी सेम, मतलब नो कलर चेंज, मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस को क्या नहीं कर पाता, बेस में चेंजिंग नहीं ला पाता, बेस की कंसंट्रेशन को वो वही रखता है जो बेस की रियल कंसंट्रेशन है। मतलब बेस के लिए कौन इम्पैक्ट शो नहीं करता या बेस में कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है, आंसर है मिथाइल ऑरेंज। तो इसको कैसे शॉर्ट में मेंशन करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है बेस, ठीक है, तो हमारे पास में स्टूडेंट क्या चीज है, बेस है, बेस में हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डाला, तो ये हो गया एम और ये हो गया ओ, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जैसे हमने सॉल्यूशन डाला तो बेस जिस कलर का है उसी कलर का होगा, मतलब का हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, हैव नो कलर चेंज, मतलब एसिड का जो कलर है वही रहेगा, मतलब सेम कलर। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर की तरफ, फेनोप्थिलिन। फेनोप्थिलिन जो है इसका कलर कलरलेस होता है, ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखना है, ठीक। अब ये जो है फेनोप्थिलिन का इंडिकेटर है। अब ये जो आप वेसल देख रहे हैं इसमें मान लीजिए कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, और इस बार मैं कलर जो है वो चेंज कर ले रहा हूँ, मैं सारी चीज़ रेड कलर पे ही बात करूँगा फेनोप्थिलिन में। तो फेनोप्थिलिन में क्या किया, अच्छे से देख लीजिए, हमारे पास एक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने पी फॉर फेनोप्थिलिन ये सोल्यूशन को जैसे ही हमने डाला, तो अच्छे से देखिए स्टूडेंट, जो चीज़ बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज करता है वही चीज़ एसिड के साथ फेनोप्थिलीन करता है। मतलब एसिड का जो भी कलर था, अगर आपने फेनोप्थिलिन की एक ड्रॉप को डाला या फेनोप्थिलिन इंडिकेटर को आपने एसिड में डाला, तो एसिड का जो कलर है वही कलर रहेगा। मतलब फेनोप्थिलिन इंडिकेटर एसिड की कंसंट्रेशन में न तो इंक्रीमेंट करता न डिक्रीमेंट करता, मतलब कांस्टेंट सेम हो जाता, मतलब कोई इन्फ्लुएंस शो नहीं करता। तो इसी वजह से हम सीधे सीधे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ मेंशन करेंगे कि जब भी एसिड में फेनोप्थिलिन सॉल्यूशन को डाला जाता है तो हमेशा ही जो एसिड होता है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, और एसिड का कोई कलर चेंज नहीं होता मतलब सेम कलर। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट कि फेनोप्थिलिन जो है एसिड के साथ में जो रीजन शो करता है
वही रीजन रियल मायने में बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज शो करता है। जैसे कि आपने ये चीज़ देखा कि मिथाइल ऑरेंज जो है जब डाला जाता है बेस में तो सेम वही कलर रहता है बेस का, मतलब कोई खास चेंज नहीं आता। तो ऑलरेडी ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं, यदि इस सब्सटेंस में बेस है, इस बीकर में बेस है और आपने ये फेनोप्थिलिन सॉल्यूशन को डाल दिया, तो जैसे ही फेनोप्थिलिन सॉल्यूशन बेस में होगा तो तत्काल पिंक कलर जो है वो शो होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आप बेस में फेनोप्थिलिन सॉल्यूशन को एंटर कराएंगे तो आपको कलर कैसा मिलेगा स्टूडेंट? पिंक कलर मिलेगा। ये है स्टोरी। तो जो साइड में चीज़ें लिखी हैं ना, आपको वो बहुत स्ट्रांगली क्या करना है, रिकमेंड करना है। और आपको वो चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आप बिलीव करिए आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी। फिर तीसरा जो है रीजन ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का सीधा सा मतलब रहता है थ्रू स्मेल। थ्रू स्मेल, स्मेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन बता दूं जो इधर से काम के हैं आपके। ऑनियन जो होता है इसमें नॉन मेटल होता है सल्फर। ऑनियन में नॉन मेटल सल्फर होता है। और जब आप प्याज को कट करते हैं तो जब कट करते हैं तो जो वाटर कंटेंट होता है वही सल्फर के साथ मिक्स होता है और ये एसिड फॉर्म करता है। इसी को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल और यही है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को कहते हैं किंग ऑफ एसिड, या इसी H2SO4 को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। तो जो ये अनियन होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा जब आप इसको कट करते हैं तो ड्यू टू योर लैक्राइमल ग्लैंड एक्साइटेड, इसी वजह से आपको जो टीयर फॉर्मेशन होता है, जब भी आप प्याज को कट करते हैं तो आपके आंखों से जो आंसू आते हैं, जो टीयर फॉर्मेशन होता है वो लैक्राइमल ग्लैंड के स्टिमुलेशन से होता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो अनियन में होता है वो आपके अश्रु ग्रंथियों को, लैक्राइमल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इस वजह से कंटिन्यूअस आपको आंसू आते हैं। तो ये हमारे पास अनियन है स्टूडेंट। अगर अनियन में हमने एसिड की एक ड्रॉप डाली, अनियन में हमने एसिड की एक ड्रॉप डाली तो वो रिमेंस स्मेल रहेगी। मतलब जैसी स्मेल आ रही थी एसिड डालने के बाद अनियन से, अगर वैसी स्मेल है तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस एसिड। लेकिन यदि आपने क्या किया कि बेस सब्सटेंस को डाला, तो बेस सब्सटेंस को यदि आपने जैसे ही डाला तो अनियन की स्मेल यदि चली गई तो इसका मतलब है कि वो बेस है। तो हर बार बेस को जब भी आप वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल पर अप्लाई करेंगे तब आप पाएंगे कि इनकी जो एसेंस है, इनकी जो फ्रेग्रेंस है, इनकी जो स्मेल है ना, इनका जो एरोमा है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि जब भी बेसिस सब्सटेंस को अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तब आप पाएंगे कि हमेशा इन चीज़ों की जो रियल एरोमा है, फ्रेग्रेंस है, वो लॉस हो जाती है, जबकि एसिडिक सब्सटेंस में वो बनी रहती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैंने फैक्ट बताया ये इंपॉर्टेंट है। और क्लोव ऑयल जो होता है इसमें यूजिनॉल एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। और जो यूजिनॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है स्टूडेंट, ये पेन किलर होता है। पेन किलर का मतलब होता है स्टूडेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है ये चीज़। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्लोव ऑयल कंटेनिंग यूजिनॉल केमिकल कंपाउंड विच इज एक्ट एज एनाल्जेसिक और पेन किलर। तो याद करिए, जब आपके टीथ में पेन होता है तो आपने यदि लौंग रखा होगा या क्लोव रखा होगा तो क्लोव सिक्रीटेड क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल कंटेनिंग यूजिनॉल केमिकल कंपाउंड, एंड यूजिनॉल केमिकल कंपाउंड जो है एक्ट एज एनाल्जेसिक। इसी वजह से आपका जो टीथ का पेन होता है वो कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आप याद रखेंगे।
नाउ नेक्स्ट, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब जिनसे आइडेंटिफाई वर्ल्ड वाइड होती है। सो वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइंग एबिलिटी, ऑफ एसिड एंड बेस। तो यदि वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइंग एबिलिटी यदि हमको चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम यूज कर सकते हैं पीएच स्केल। सो पीएच स्केल जो होता है ये डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है सोरेनसन। और सोरेनसन ने बताया था कि जो पीएच होता है वो दरअसल में एक नंबर सिस्टम होता है। मतलब पीएच का सीधा सीधा सा मतलब है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का मतलब है यदि कोई सब्सटेंस जिसका पीएच 7 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो क्या है, न्यूट्रल। जैसे रेन वाटर है ना, जो सबसे प्योर होता है, हालांकि एनवायरनमेंट के कंटामिनेशन की वजह से अब वो नहीं होता। और दूसरी वह ऑब्जेक्ट या दूसरा वह मैटर जो न्यूट्रल नेचर का होता है, जिसको आपको याद रखना है डिस्टिल्ड वाटर। सो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसका पीएच होता है स्टूडेंट 7। और जिस सब्सटेंस का पीएच 7 होगा उसमें जो इम्प्योरिटी होती हैं वो नहीं होती हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐसा मिल रहा है जिसका पीएच 7 है, उसमें आपको इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी। और इम्प्योरिटी किस में नहीं होती, डिस्टिल वाटर में। तो डिस्टिल वाटर जो है वो वाटर का बैड कंडक्टर है, या हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्टिल वाटर में यदि आप इलेक्ट्रोड अप्लाई करें और फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दें और अपने हाथ को डिस्टिल वाटर में डिप करें तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्योंकि करंट पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है जो कि चार्जेस को पास ऑन करती। वहीं जनरली जो वाटर होता है उसमें लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं जिस वजह से चार्जेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं और हमको करंट लगता है। तो डिस्टिल वाटर जो है वो कुछ अलग, उसको आप लोग कुछ बोलते हो स्पेसिफिक, एक वर्ड है नॉन कंडक्टर, है ना। तो जो डिस्टिल वाटर है ये बेस्ट नॉन कंडक्टर है, ये बेस्ट नॉन कंडक्टर है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है ना, बिकॉज दे हैव नो इम्प्योरिटी। हाँ, तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अब आपने ये चीज़ तो एकदम क्लियर करी होगी कभी ना कभी स्टूडेंट कि जब 7 से आप मूव करते हैं आगे की तरफ 8, 9, 10, 11 तो जो पीएच वैल्यू है वो एक्सेस होती है। और जैसे पीएच वैल्यू एक्सेस होती है दिस विल लीड्स टू एल्कलाइन नेचर हाई होना। 7 से अपवर्ड की तरफ एल्कलाइन नेचर हाई होता जाता है, मतलब आफ्टर 7 एल्कलाइन नेचर शुरू हो जाता है ना। जैसे हमारा ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो 7.4 का मतलब बेसिक, बेसिक तो 7.1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्लाइटली बेसिक इन नेचर आवर ब्लड। और जो ब्लड का पीएच है वही तो हमारे किसका पीएच है स्टूडेंट, बॉडी का पीएच है। तो हमारे बॉडी और ब्लड ये दोनों के दोनों स्लाइटली बेसिक नेचर के हैं, मतलब लिटिल बिट। अच्छा, यदि मैं पूछूं आपसे मिल्क, मिल्क का पीएच कितना होता है स्टूडेंट, 6.8। तो वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, मतलब स्लाइटली एसिडिक नेचर में 6.8 में मिल्क आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्लाइटली एसिडिक नेचर में मिल्क है और स्लाइटली बेसिक नेचर में जो है वो ब्लड है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक इंडिकेटर के थ्रू इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पीएच 3 है या 0 to 3 है तो इसका मतलब है कि वे सब्सटेंस रेड होंगे, जैसे कि आप स्टार्टिंग में ये देख रहे हैं। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट का पीएच 1 होगा, 0 तो होगा ही नहीं, है ना, 1 होगा तो ये देखिए हाईली डार्क, फिर थोड़ा उससे कम और फिर ये कम। याद रहेगी ये चीज़। ऐसा यदि किसी ऑब्जेक्ट का पीएच 4 to 6 है तो कैसा होगा कलर, आप देख लीजिए, ये 4 to 6
कैसा कलर होगा? ऑरेंज से येलो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका pH 7 है तो pH 7 किसका होगा स्टूडेंट? तो या तो pH 7 होगा रेन वाटर का या तो pH 7 होगा डिस्टिल वाटर का। तो इन दोनों का pH जो है वो कितना होता है? 7। तो इसलिए ये होते हैं नेचुरल ग्रीन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और फिर इसके बाद pH 8 to 10 है तो डार्क ग्रीन होगा, ब्लू, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कभी आपने ये नाम सुना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम यूज करते हैं जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए हम उसको एक बेस से ट्रीट करते हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है वो होता है 14। तो देखिए जरा कौन सा कलर होगा, तो लास्ट में आपको पर्पल कलर दिख रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे स्टूडेंट इस चार्ट से। याद रहेगी ये चीज? ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सा सब्सटेंस एसिड है? देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक स्टेटमेंट बताता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एसिड से। किससे स्टार्ट करते हैं? एसिड से। तो कौन से सब्सटेंस एसिड हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं, कौन से सब्सटेंस सॉल्ट हैं, इस क्राइटेरिया को सबसे पहले जज करते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है आर्हीनियस। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं स्टूडेंट आर्हीनियस। आर्हीनियस के बाद एसिड से रिलेटेड दूसरी हाइपोथेसिस देने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रॉस्टन लॉरी। तो ब्रॉस्टन एंड लॉरी, ठीक है। और एसिड से रिलेटेड तीसरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस जिसने दी उसका नाम है लिविस हाइपोथेसिस या लिविस कॉन्सेप्ट। तो ये तीन हाइपोथेसिस एसिड से रिलेटेड हमको पढ़नी है। सबसे पहली है आर्हीनियस हाइपोथेसिस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड कैसे होते हैं, है ना। ब्रॉस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड कैसे होते हैं और बेस कैसे होते हैं। और लुईस कॉन्सेप्ट में एसिड किन्हें कहते हैं और बेस किन्हें कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्हीनियस। आर्हीनियस ने यह बताया उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्सटेंस को या उस मैटर को हम एसिड कहेंगे जिस मैटर को जब हम यहां डिसॉल्व करें, वाटर में डिप करें, तो जो मैटर, जो सब्सटेंस अपने अंदर से ये चीज यदि निकाल पाए H+, और जिसे आप H+ कह रहे हैं उसी को आर्हीनियस ने कहा प्रोटॉन, और इसी को शॉर्ट में हम हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। सो हाइड्रोजन आयन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड आर दो सब्सटेंस हु रिलीज प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रहेगा ये चीज कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अगर वो सब्सटेंस H+ या प्रोटॉन रिलीज करे तो वो एसिड कंसीडर होगा। आगे चल के आर्हीनियस ने बेस से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, और वो बेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी थी? आर्हीनियस ने बताया कि उस ऑब्जेक्ट को हम बेस कहेंगे या उस मैटर को हम बेस कहेंगे स्टूडेंट जिस मैटर को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें। तो जिस मैटर को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये हो गया वाटर। तो यदि कोई सब्सटेंस अपने अंदर से OH माइनस, OH माइनस आपको ऑलरेडी पता है एज यू नो हाइड्रोक्सिल आयन को यदि कोई रिलीज करता है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट आयन, है ना, ठीक।
तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यदि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बेस कंसीडर होगा। यही है आर्हीनियस हाइपोथेसिस। अब इसी चीज़ को आप जरा देख लीजिए और फिर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये आर्हीनियस ने एसिड को लेकर एक मॉडिफाइड थ्योरी भी दी थी जिसको मॉडिफाइड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उस पर हम देखेंगे। पहले मैं आपको ये दोनों की चीज़ें एकदम क्लियर करा दूँ। सबसे पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एसिड वह सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वह H+ का मतलब होता है प्रोटॉन रिलीज करता है। तो यदि कोई सब्सटेंस आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर रिलीज प्रोटॉन, द सब्सटेंस शुड बी कॉल्ड एज एसिडिक। क्लियर है ये चीज? जैसे ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इस सब्सटेंस ने अपने अंदर से H+ रिलीज किया और Cl-, तो ये सब्सटेंस चूंकि H+ रिलीज कर रहा है वाटर में इसलिए ये एसिड होगा, ऐसा आर्हीनियस ने कहा। इसी तरह से यदि कोई सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो यदि रिलीज करेगा हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे कोई सब्सटेंस है इसको यदि हम वाटर में रिलीज करें तो वो हाइड्रोक्सिल आयन यदि रिलीज करे तो फिर उस सब्सटेंस को हम बेस कंसीडर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस कंसीडर होगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने वाटर में रिलीज किया हाइड्रोक्सिल आयन। और यही कॉन्सेप्ट किसने बताया? आर्हीनियस ने, जो ऑलरेडी एज यू नो वेरी वेल। हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है स्टूडेंट, अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको अभी एक सिंपल सी चीज बताई कि आर्हीनियस ने ये कहा कि हम उस ऑब्जेक्ट को एसिड कंसीडर करेंगे जो ऑब्जेक्ट वाटर में डिसॉल्व होकर रिलीज करे H+, मतलब प्रोटॉन। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आर्हीनियस ने आगे चल के इस स्टेटमेंट को और भी क्लियर किया मॉडिफाइड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट थ्योरी में। आर्हीनियस ने कहा कि एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर जो H+ रिलीज करता है यही H+ इस नेचर का होता है। किस नेचर का होता है स्टूडेंट? अनस्टेबल नेचर का होता है। और हर ऑब्जेक्ट, हर चीज दुनिया में कैसी होनी चाहती है? स्टेबल होनी चाहती है। तो आर्हीनियस ने ये कहा कि जो भी प्रोटॉन वाटर में ही रिलीज होता है वो किस नेचर का होता है? अनस्टेबल नेचर का होता है। इसलिए ये प्रोटॉन वाटर के मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट करता है और बनाता है, जो ग्रीन कलर में लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सी चीज स्टूडेंट? हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये स्टेबल नेचर का होता है। तो कहने का मतलब हुआ ये स्टूडेंट कि अगर अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तो एसिड इज एन सब्सटेंस विच रिलीज proton when dissolved in a water, but this is unstable in nature. After proton getting to reaction with water and produce hydronium ion, and hydronium ion more stable as compared to proton। मतलब अब यदि कोई आपसे कभी भी लाइफ में पूछे कि बताइए जरा स्टूडेंट कि एसिड क्या है, तो आपको कहना है कि एसिडिक सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जो ये
H प्लस फॉर्म होता है ये अनस्टेबल नेचर का होता है। सो आफ्टर गेटिंग इस स्टेबल स्टेज, जो प्रोटॉन है यही वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन मैंने अभी अभी बताया आपको कि वो किस नेचर का होता है, स्टेबल नेचर का होता है। तो अब यदि कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आपको यही लाइन बोलनी है कि एसिड आर दो सब्सटेंस हु रिलीज हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। दैट्स ऑल। क्लियर है ये चीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं, दूसरी थ्योरी एसिड बेस से रिलेटेड, ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आपको समझना है, इसलिए पहले मैं अपने स्तर पर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ज़रा उसको समझिए, फिर आप ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट पर। तो ब्रोस्टन एंड लॉरी ये साइंटिस्ट हैं। मैं कलर ले ले रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, ब्लू, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, मैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूं, बेस। पहले मैं आपको बेस बताऊंगा इसमें, ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस तरह के वे ऑफ टीचिंग से अगर हैबिचुअल हो जाएंगे तो बेस जो होता है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहानी इतनी सी है स्टूडेंट, देखिए प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अच्छे सा तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आगे चल के इसमें इतना कन्फ्यूज़न होता है, इतना स्टूडेंट परेशान होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो कहानी इतनी सी है, देखिए पहले मैं बेस बता रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कहाँ पहुँच गया यार, मैं ही कंफ्यूज हो गया ये। हाँ, तो दरअसल में जो बेस होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं ब्रोस्टन लॉरी, और एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टन लॉरी। अब देखिए ब्रोस्टन लॉरी का स्टेटमेंट है, एसिड हमेशा ही किंग नेचर का होता है, किंग नेचर का होता है एसिड। और किंग का जो मेन पर्पस होता है या किंग का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डोनेट करना। तो एसिड जो है यही हर बार अपने अंदर से H प्लस को डोनेट करते हैं, मतलब एसिड जो है वो डोनर हुआ। एसिड कौन हुआ स्टूडेंट? डोनर हुआ, क्योंकि हमेशा वो डोनेट करता है। और एसिड के थ्रू जो H प्लस डोनेट हुआ है, इस H प्लस को जो चीज एक्सेप्ट करेगी वो होगा स्टूडेंट बेस। इतनी सी स्टोरी है, मतलब बेस जो है ये एक्सेप्टर होता है, क्राउड होती है जिसको चाहिए, गवर्नमेंट देती है, और बेस जो होता है वो हमेशा एक्सेप्टर होता है, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि पीपल है। याद रहेगा ये चीज, इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और एसिड ने जिस सब्सटेंस को डोनेट किया है, जो चीज उसे एक्सेप्ट करती है, मतलब प्रोटॉन को जो भी एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा बेस। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि बेस जो होते हैं वो हमेशा इस नेचर के होते हैं, एक्सेप्टर नेचर होता है इनका। कैसा एक्सेप्टर नेचर? कि एसिड जो भी प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको बेस जो है
वो हमेशा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब इसमें आप देखिए जरा, मैं एक एरो बना रहा हूँ, उससे आपको चीज़ें क्लियर है। एसिड हमेशा H+ डोनेट करते हैं और बेस हमेशा इस H+ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये हो गया स्टूडेंट डोनर और ये हो गया स्टूडेंट एक्सेप्टर। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी आपको। अब इसी चीज़ को एक सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए कि जो देने वाला है डोनर वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करने वाला है वो बेस है। आप इस इमेज को देखिए तो आपको चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहला स्टूडेंट ये इमेज, ये लॉर्ड कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये महाभारत का सीन है। महाभारत के सीन में जो लॉर्ड कृष्ण हैं, जो कान्हा जी हैं, वो डोनेट कर रहे हैं KNOWLEDGE नॉलेज। नॉलेज यदि H+ है तो लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो हैं एसिड। और ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं ब्रॉस्टन लॉरी, कि ब्रॉस्टन लॉरी का कहना है कि कृष्ण जो हैं वो प्रोटॉन है, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो महाभारत में नॉलेज, गीता डोनेट कर रहे हैं। किसको डोनेट कर रहे हैं? अर्जुन को। तो इस कैटेगरी में नॉलेज को जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब कौन? अर्जुन। सो अर्जुन जिसने नॉलेज को क्या किया है स्टूडेंट, एक्सेप्ट किया है, तो अर्जुन जो है वो हो जाएगा बेस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रॉस्टन लॉरी कह रहे हैं। तो ब्रॉस्टन लॉरी के अनुसार जो H+ को डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो H+ को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। जैसे इस इमेज में देख लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। इस इमेज में आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी। कौन सी 3 चीज़ें दिख रही होंगी? जैसे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट राजा जनक, है ना? तो राजा जनक ने डोनेट किया माता सीता को। तो जो चीज डोनेट करेगा वो हमेशा डोनर होगा स्टूडेंट, और जो डोनर होता है वही होता है एसिड। तो जनक जनक जो है जी, राजा जनक या रूलर जनक जो है वो एसिड है, और उन्होंने सीता जी को डोनेट किया, मतलब सीता जी जस्ट लाइक H+। ठीक है। सीता जी को जिसने एक्सेप्ट किया, तो सीता जी को जिसने एक्सेप्ट किया वो थे लॉर्ड राम। तो जिसने H+ को एक्सेप्ट किया, याद रखिएगा, वही कहलाएगा स्टूडेंट बेस। तो जो एक्सेप्टर है वही है बेस। मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। कैसी कहानी सिंपल है कि जो डोनेट करेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस नेचर का होगा, और जो चीज़ डोनेट की जाएगी, जो चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी वो कनेक्टिव लिंक बनेगी, जिसे कहते हैं प्रोटॉन। और यही है ब्रॉस्टन लॉरी हाइपोथेसिस। और अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ 101% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर। आपको स्टूडेंट जो ये टेबल दिख रही है, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल में आपको हमेशा याद रखना है कि जो एसिड होता है वो हमेशा डोनेट करता है, मतलब यहाँ D लिख दिया मैंने, आप समझ जाइएगा। कौन सी चीज़ डोनेट करता है? H+ डोनेट करता है। तो ये पूरी जो टेबल आप देख रहे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2SO4, है ना, बाइकार्बोनेट, ये दीज आर ऑल एसिड। मतलब ये डोनेट करते हैं किसको? प्रोटॉन को। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, तो एक्सेप्ट करने वाले को मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये एक्सेप्टर, मतलब ये ब्लैक, ये चीज़।
तो ये इस H प्लस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टर चीज हमेशा क्या कहलाती है, बेस। तो अब आप हमेशा यदि कभी कोई आपसे पूछे कि ब्रॉस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट बताओ, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको आप हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा कि जो एसिड होता है वो ऐसा होता है, मतलब आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, ए डी, ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ए डी याद रखिएगा। एसिड हमेशा डोनर होता है, कौन सी चीज को डोनेट करता है, H प्लस को। और जो चीज इस H प्लस को एक्सेप्ट करती है, तो यहां पर ये एक्सेप्ट करती है, वो चीज क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो चीज कहलाएगी बेस। तो जैसे आपने ए और डी याद किया, एसिड हमेशा डोनर होगा, उसी तरह से आपको बी भी याद रखना है स्टूडेंट। और बी जब आप याद रखेंगे तब आप पाएंगे कि बी का मतलब हो गया बेस और ए का मतलब हो गया एक्सेप्टर। याद रहेगा, मतलब ए डी ब्रॉस्टन लॉरी ए बी, ये लीजिए। यहाँ ए का मतलब एक्सेप्टर है, बी का मतलब बेस है, ए का मतलब एसिड है और डी का मतलब डोनर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वही चीज जो मैंने समझाई ये वही चीज लिखी है। एसिड हमेशा प्रोटॉन का डोनेट करेगा, डोनर होगा, और बेस हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बन जाएंगी चीजें। अच्छा, अब इसके बाद अगले वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। और अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट जो है मतलब लुईस थ्योरी, इसमें दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी स्टूडेंट। कौन सी दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो मैं सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। H प्लस को जो चीज डोनेट करती है वो एसिड होती है, ये आपने पढ़ लिया। और H प्लस को जो चीज एक्सेप्ट करती है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि ये एक्सेप्ट है स्टूडेंट, ये एक्सेप्ट है ना, जो एक्सेप्ट करती है वो बेस होती है। और ये कौन सी हाइपोथेसिस है स्टूडेंट, ये जो हाइपोथेसिस है ये है ब्रॉस्टन लॉरी हाइपोथेसिस, ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से। अब लुईस कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो चेंज है स्टूडेंट वो इतना सा चेंज है, लुईस कॉन्सेप्ट में आपने हमेशा नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में ये स्टेटमेंट हमेशा आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं। ये ऐसा आपने स्टार्टिंग में कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब इसको पढ़ाने के लिए मुझे पूरा वो एक आबाउ लॉ है उसको बताना पड़ेगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बस इतना समझ लीजिए कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन के भी आउटर शेल में 2 पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है ये चीज। अब जैसे ही मैं बात करूंगा कि लुईस एसिड किसे कहते हैं, लुईस बेस किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से देख लो। ब्रॉस्टन लॉरी में जो एसिड है वो डोनर है, और यहाँ कहानी इतनी सी है स्टूडेंट, यहाँ कहानी जो है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, तो जैसे ये दोनों के दोनों, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट या यदि कोई मैटर डोनेट करता है ये इनको, जिनको हम कह रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट डोनेट करता है, जैसे कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन, अच्छे से याद रखिएगा, तो वो लुईस के कॉन्सेप्ट में ये माना जाएगा। मतलब बेस जो है
याद रखेंगे स्टूडेंट, जो बेस है वो डोनर है लुईस कॉन्सेप्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट यहां भारी कंफ्यूज होते हैं। ब्रोस्टन लॉरी में बेस एक्सेप्टर है और यहां लुईस कॉन्सेप्ट में जो बेस है वो हमेशा डोनर है, और बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो चीज इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, जो चीज भी एक्सेप्ट करेगी स्टूडेंट, वो होगा एसिड। मतलब यहां प्लस का साइन का मतलब है एक्सेप्ट करना, ये चीज है। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई, अब मैं एकदम क्लियर कट तरीके से यहां 4 स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, और वो कहानी ये है स्टूडेंट कि ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं लुईस कॉन्सेप्ट में। लुईस कॉन्सेप्ट में जो बेस होते हैं ये हमेशा डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो चीज एक्सेप्ट करती है उसे हम एसिड कहते हैं। ये है स्टूडेंट वो गोल्डन लाइन जिसको आपको प्रिपेयर रखना है हमेशा। और यदि मैं बात करूं यहां पर ब्रोस्टन लॉरी में, तो ब्रोस्टन लॉरी में जो एसिड होता है वही H+ को डोनेट करता है, और जो चीज एक्सेप्ट करता है वही चीज होती है बेस। लीजिए, इतनी सी चीज थी स्टूडेंट। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो चीज मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है लुईस कॉन्सेप्ट, आप इसको देख लीजिए। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा स्टूडेंट? BF3 को देगा। तो यहां जो अमोनिया है, चूंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा, तो अमोनिया यहां डोनर हो गया। यहां मैं नीचे लिख रहा अमोनिया डोनर हो गया, और इसलिए ये है बेस। सो लुईस बेस बोलते हैं इसको। और जो चीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो A फॉर एक्सेप्ट, ये डबल C तो याद रखेगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, उसे कहते हैं एसिड। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट में डबल A चलता है स्टूडेंट, एक्सेप्टर ही एसिड होता है, लेकिन यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम टू सेम यहां पर भी स्टूडेंट, ये वाटर के केसेस में ये जो ये है ये वाला पोर्शन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वाटर इसको देगा, तो वाटर का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये जो चीज है ये बेस है। मतलब वाटर जो है ये बेस है और वाटर जो है डोनर है, जबकि जो ये SO3 जो है ये दरअसल में एसिड होगी, मतलब एक्सेप्टर होगा। क्लियर हो गई स्टूडेंट कहानी? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको? एकदम क्लियर। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो इमेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है, और इसी इमेज में मैंने सिंपल तरीके से ये बताया है कि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? याद रखिएगा, ये दे रहा है अमोनिया जो है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको भी देगा, HCl को देगा, H2SO4 को देगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बेस नेचर का होगा। याद रहेगा, मतलब बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हमेशा डोनेट करता है, मतलब डोनर होगा, और एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो बेस का एग्जाम्पल हमेशा अमोनिया होगा, बेस का एग्जाम्पल हमेशा वाटर होगा, क्योंकि इनके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा एसिड कंसीडर होगा। तो जो मेन कंफ्यूजिंग थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया। तो इस कॉन्सेप्ट में चूंकि पूरा 1 शॉट जाना था स्टूडेंट, मेरे को बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको वो चीज़ें बतानी थी जो इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए, इसलिए अब इसका अगला पार्ट हम आगे करेंगे। और फिर थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया है, जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था वो यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को इसके आगे मूव करेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।